हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम अपनी सिविक्स की क्लास में यूनिट सेकंड का पार्ट फोर्थ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इस यूनिट का अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग है। तो इस चौथे भाग में हमें पढ़ना है डेली लेसन प्लान के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ना है ईयरली प्लान, जिसे कहते हैं वार्षिक योजना, उसके बारे में, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे यूनिट प्लान के बारे में। ठीक है, तो इस फोर्थ पार्ट में, सेकंड यूनिट के फोर्थ पार्ट में हमें 3 प्रकार के प्लान्स को पढ़ना है: डेली लेसन प्लान, यूनिट प्लान और ईयरली प्लान। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं डेली लेसन प्लान। मतलब हिंदी में अर्थ है इसका दैनिक पाठ योजना। दैनिक मतलब जिस काम को हम रोज करते हैं या जिसे रोज किया जाए, डेली किया जाए। और पाठ योजना क्या होती है, उससे आप पूरी तरह से रूबरू हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पिछले साल आपने टीचिंग के अंतर्गत कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, लेकिन आपने वहाँ पे लेसन प्लान अवश्य रूप से बनाया होगा। तो वहाँ पे जो आपने लेसन प्लान सीखा था, वही था दैनिक पाठ योजना या डेली लेसन प्लान। और इसी तरह से इस साल आप सिविक्स में हैं, नागरिक शास्त्र आपका शिक्षण विषय है, तो यहाँ पे भी आपके लेसन प्लान बनेंगे। तो डेली लेसन प्लान क्या होता है, जिसे हम रोज़ तैयार करते हैं। और कब तैयार करते हैं? कक्षा में जाने से पूर्व तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना, जो यूनिट सेकंड का फोर्थ पॉइंट है। तो पाठ योजना क्या चीज़ है, उसे समझना है। ठीक है, दैनिक पाठ योजना हमारा टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पाठ योजना लेसन प्लान होता क्या है। तो शिक्षक जिस पाठ्य वस्तु को पढ़ाना चाहता है, उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु को वह एक कालांश में पढ़ाता है, मतलब एक पीरियड में पढ़ाता है। जिस पाठ्य वस्तु को, जिस कंटेंट को उसे अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है, वो क्या करता है बच्चों, उसे छोटी छोटी इकाइयों में, मतलब टुकड़ों में बांट लेता है। ठीक है, टुकड़ों में बांट लेता है, और फिर उसके बाद वो जो टुकड़े हैं, यानी कि एक इकाई उसमें से उठाएगा और उसकी विषय वस्तु को वह एक कालांश में, एक पीरियड में पढ़ाता है। अब आप इस लाइन को ऐसे समझ लो, जब आप किसी लेसन को क्लास में पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं। पार्ट्स बनाते हो ना। लेसन प्लान में क्या होता है, पहले विकासात्मक प्रश्न आता है आपके, आप एक पार्ट उठाते हो उसको, यानी आप क्या करते हो, आपने मान लो आपका एक लेसन है, ठीक है, उसको आपने 3 से 4 भागों में डिवाइड कर लेते हो, यानी आपके 3 से 4 शिक्षण बिंदु बनते हैं। याद आ गया होगा आपको ये लाइन सुन करके, या ये शब्द शिक्षण बिंदु सुन करके। तो आप क्या करते हो, 3 से 4 शिक्षण बिंदु बनाते हो वहाँ पे, ये टीचिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, वो जो टीचिंग पॉइंट है ना, वो इकाई है, समझ लो। ठीक है, एक यूनिट है, छोटे छोटा टुकड़ा है, पार्ट है आपके पाठ योजना का। और अब आपने क्या करना है, उन पार्ट्स को एक एक करके, उन इकाइयों को एक एक करके कालांश में, पीरियड में पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए उस विषय वस्तु की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करता है। तो शिक्षक क्या करेगा, पढ़ाने से पहले जो उसने पढ़ाना है, उस कंटेंट की, उस विषय वस्तु की एक रूपरेखा, यानी हम ये कह सकते हैं एक सिस्टम हम तैयार करेंगे ना, कि पहले हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो हमने एक उसकी समरी या फिर रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसे हम क्या कहेंगे, पाठ योजना कहेंगे। प्रशिक्षणार्थियों को, प्रशिक्षणार्थी कौन, आप लोग, बीएड करने वाले लोग, प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण अभ्यास के समय, यानी जब आपको टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपने क्लास में जा कर के कैसे लेसन प्लान बना करके वहाँ पे डिलीवर करना है, तो उसकी बात हो रही है। आपको ये सब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान सिखा दिया जाता है। और आपको क्या कहा जाता है, लिखित रूप से आप लेसन प्लान बनाना आपको कहा जाता है बनाने के लिए। आप रिटर्न में लेसन प्लान बनाना आपको सिखाते हैं ना, और फिर आप बना करके लाते हो।
कक्षा शिक्षण से पहले पाठ योजना तैयार करनी होती है। आपको ये भी कहा जाता है भी कल पढ़ाना है, आपने कल पढ़ाना है क्लास में जा कर के, तो आज बनाना पड़ेगा लेसन प्लान। तो लेसन प्लान यानी दैनिक पाठ योजना एक दिन पहले तैयार की जाती है, पूर्व में तैयार की जाती है। पाठ योजना का आविर्भाव गेस्टॉल्ट अधिगम सिद्धांत के आधार पर हुआ है। तो बच्चों, आपने जो पिछले साल पेपर पढ़ा है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, वहाँ पे आपने उसमें या फिर जो टीचिंग एंड लर्निंग है उसमें अधिगम के सिद्धांत पढ़े होंगे। उसमें एक सिद्धांत था गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसमें गेस्टाल्ट का मतलब था समग्र। ठीक है, समग्र की बात होती है जिसमें कौन थे? 3 लोग थे, कॉलर, कॉफा और वर्दीमर। ठीक है, और ये 3 लोग थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इसके साथ ही उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो चिंपैंजी पे उन्होंने प्रयोग किया था अपना। अब याद आ गया होगा चिंपैंजी का नाम सुन के। तो चिंपैंजी क्या करता है, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पे केले लटका दिए जाते हैं छत पे, और नीचे क्या किया जाता है? वो चिंपैंजी वहाँ खड़ा होता है, ऊपर देखता है, फिर वहाँ बॉक्स रख दिए जाते हैं। और उसके बाद जब वो हाथ उसका नहीं पहुँच पाता केलों तक, तो वो क्या करता है? फिर वो कोशिश करता है कि मैं एक बॉक्स पे चढ़ जाऊँ, तो बुद्धि लगाता है अपनी। ठीक है, तो गेस्टाल्ट का नियम था ये, गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं जिसे। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र, यानी कि सारा, यानी कि टोटल, यानी कि कुल। ठीक है, तो ये जो पाठ योजना आई है वो पूछा जाए कि कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत से इसका प्रतिपादन, इसका आविर्भाव या इसका जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ परिभाषाओं की। अब परिभाषाएं हैं, सबसे पहले हैं N.L. बॉसिंग। ठीक है, N.L. बॉसिंग ये क्या कहते हैं? लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान कह लो या लेसन प्लान के बारे में, तो ये कहते हैं शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को, आलेख क्या होता है बच्चों? रिकॉर्ड को पाठ योजना कहते हैं। यानी शिक्षण क्रियाओं का मतलब शिक्षण कराते समय जो क्रियाएं की जाएंगी, जो काम किया जाएगा। क्रिया का मतलब क्या होता है? हिंदी में भी तो क्या कहते हैं? किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? शिक्षण क्रियाएं, यानी शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दौरान जो भी क्रियाएं होंगी जो भी उसके उद्देश्य होंगे, शिक्षण क्यों कराया जा रहा है उसके उद्देश्य, और उसके साथ ही जो क्रियाएं की जा रही हैं उनका रिकॉर्ड रखना क्या है? पाठ योजना है। अब आप ना इस लाइन को ऐसे समझ लो, आप जब लेसन प्लान बनाते थे या बनाओगे, आप क्या करते थे? पाठ के उद्देश्य लिखते थे ना, उद्देश्य लिखते थे, ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, तो आप ये सारे कौशल रखते थे ना वहाँ पे। वो कौशल क्या हैं? वो उद्देश्य हैं। और उसके बाद क्या लिखते थे? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ऐसा आप करते थे ना। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी उद्देश्यों की तो बात हो रही है। और इसके अलावा आप आगे क्या करते थे उद्देश्यों के बाद, कि आप क्या क्या करेंगे? आप विकासात्मक प्रश्नों में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर आप कथन बोलेंगे, फिर आप बच्चे से बोध प्रश्न पूछेंगे, फिर इसके अलावा फिर विकासात्मक प्रश्नों का वो क्या है? वो क्रिया है कि आप शिक्षण के दौरान कौन कौन से एक्शंस लेंगे या कौन कौन सा काम करेंगे। तो फिर 2 ही तो चीज़ें आती हैं इसका मतलब पाठ योजना में। एक तो आती है शिक्षण की क्रियाएं और दूसरा आता है शिक्षण के उद्देश्य। यही तो चीज़ है। तो इस तरह से N.L. बॉसिंग कहते हैं कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को, यानी उसका जो रिकॉर्ड बनता है कि कौन कौन सी क्रिया की जाएगी, कौन कौन से उद्देश्य रखे जाएंगे, इसे हम क्या कहते हैं? पाठ योजना कहते हैं। अब बच्चों, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो हम उद्देश्य लिखेंगे उसमें, उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है उनके आलेख को पाठ योजना की संज्ञा दी जाती है। वही जो मैंने आपको बताया। अब ये कहते हैं कि इसे लिखित और अलिखित दोनों ही रूप में तैयार किया जाता है। रिटन भी होती है और
नॉन रिटर्न भी होती है। कैसे? रिटर्न तो जो डायरी में लेसन प्लान बनेगा वो हो गया, और नॉन रिटर्न कौन सी हुई? जो कि हमारे दिमाग में है कि अब हमें ये करना है, हम अब हमें ये करना है। देखो इसको ऐसे समझ लो, आप चाहे कितनी ही योजना बना करके आए, आप चाहे डायरी बना के आए, आपके स्केल का और बात के स्केल का मैं दोनों ही बताती हूँ आपको। अब मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं आप अपना लेसन प्लान घर से बना के आते हैं और क्लास में आप डिलीवर कर रहे हो। तो अगर आपको शिक्षण अभ्यास के दौरान लेसन प्लान बनाने के लिए कहा गया और आप बना के लाए और अब आप डिलीवर कर रहे हो वहाँ पे, तब आपकी डायरी कहाँ होती है? उसको डायरी को खोल कर के देखते हो क्या? नहीं, रिटर्न में लिख करके लाए थे, लेकिन वो तो किसके लिए? ऑब्जर्वर के लिए ना, जो पीछे बैठ करके आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। आपकी डायरी तो उसके पास रहती है ना, आप तो कुछ नहीं कर पाते, उस डायरी में से देख नहीं पाते हो। तो भले ही वो रिटर्न है, लेकिन फिर भी आपको तो उसको याद रखना पड़ता है कि अब मैंने ये क्रिया करनी है, अब मैंने ये, मेरा ये वाला स्टेप, अब मैंने ऐसे करना है, अब मैंने ऐसे करना है। ऐसे ही होता है ना। और दूसरी तरह से अब आपसे भी हम ऊपर जाएं तो देखो, एक जो टीचर होता है, या जो, अब मान लीजिए हम लोग ये लेक्चरर्स हैं, तो टीचर और लेक्चरर दोनों को ही पाठ योजना बनानी चाहिए, डेली लेसन प्लान बनाना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, आपको तो हम कहते हैं कि आप लिख करके लेकर के आए लेसन प्लान, लेकिन आप सोचिए कि हम लोग हैं, या फिर एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है जिसको एक दिन के अंदर 8 पीरियड में से 6 से 7 पीरियड लेने होते हैं। ठीक है, 6 से 7 पीरियड्स लगे होते हैं टीचर्स के, आप सभी को पता है। कोई 1 या 2 ही फ्री होते हैं, ज़्यादातर तो 1 ही फ्री होता है, नहीं तो फिर 2 फ्री होते हैं। 6 पीरियड लगे होते हैं 8 में से। तो आप ये सोचिए कि इतने अपना जो उसका व्यस्त है उसकी लाइफ, ठीक है। और अब वो क्या करेगा? 6 पीरियड लेने हैं, तो बताओ क्या रिटर्न में 6 लेसन प्लान बना के आ सकता है घर से? नहीं ना। जैसे आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं, वैसे हम थोड़ी ना बनाते हैं। हम तो क्या करते हैं, अब आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तब तक तो आप रिटर्न बनाएंगे, या कल को आप स्कूल पढ़ाने शुरू कर दोगे, तब वहाँ पे क्या होगा? क्या आप वहाँ पे रोज़ लेसन प्लान डायरी भर भर के लेकर के जाया करोगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। जब प्रैक्टिस आपको कराई जाती है, तब आप लिखित रूप में करते हो, और इसके साथ ही आप उसको याद करके जाते हो, तो अलिखित रूप भी होता है। और उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, जब आप अच्छे एक टीचर बन जाते हो, जब लेक्चरर बन जाते हो, तब आपको रिटर्न में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब आप उसको अलिखित रूप में अपने माइंड में रिकॉर्ड करते जाते हैं कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, बिकॉज आप क्या हो जाते हो? एक्सपर्ट हो जाते हो। ठीक है। तो इस तरह से ये हैं NL बोनसिंग के द्वारा दी गई परिभाषा। अब हम अगली परिभाषा की बात करते हैं, जो है डेविस के अनुसार। तो डेविस महोदय क्या कहते हैं? शिक्षक की प्रगति के लिए कक्षा में तैयार न होकर जाने से, तैयार न होकर जाने मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे कपड़े की बात हो रही है, अच्छे से तैयार होकर जाने, नहीं, मतलब बिना पाठ योजना के जाने की बात हो रही है। तो इससे घातक कुछ और नहीं हो सकता, मतलब इससे बुरा उसके साथ तो कुछ और हो ही नहीं सकता, अगर वो क्लास में बिना तैयारी के, बिना पाठ योजना बनाए हुए जाता है। तो अतः उसे पाठ को अवश्य पूर्व नियोजित कर लेना चाहिए। इसलिए उसने जो भी पढ़ाना है, जो भी लेसन पढ़ाना है, उसको पहले से तैयार कर लेना चाहिए, प्लान कर लेना चाहिए। ठीक है, डेविस कहते हैं ये। चलिए, इसके बाद 2 परिभाषाएं और हैं आपके सामने। बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना है। तो बाइंडिंग एंड बाइंडिंग क्या कहते हैं कि जो डेली लेसन प्लान है, जो दैनिक पाठ योजना है, उसका जब निर्माण किया जाता है तो उसमें क्या होता है? एक तो हम क्या करते हैं, उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। मैंने बताया ही आपको, आपने किया भी है। सबसे पहले लेसन प्लान जब स्टार्ट होता है तो उद्देश्य ही आते हैं। तो उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना कि हम कौन सा कंटेंट बच्चे को पढ़ाएंगे, उसे फिर हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करते हैं, उसका एक सीक्वेंस बनाते हैं। पहले ये वाला टीचिंग पॉइंट आएगा, फिर ये वाला आएगा, और फिर प्रत्येक टीचिंग पॉइंट के अंदर भी पहले विकासात्मक आएंगे, फिर कथन आएगा, फिर बोध आएगा, फिर विकासात्मक आएंगे, फिर कथन आएगा, फिर बोध आएगा। ठीक है, जितने भी टीचिंग पॉइंट हमने बनाए हैं, 3 बनाए हैं, 4 बनाए हैं, तो आपको पता है लास्ट वाला जो है केवल
कथन तक ही आता है, उसमें बहुत प्रश्न नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हो, एक सीक्वेंस बनाते हो, एक क्रम बनाते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद प्रस्तुतिकरण की विधियों जो हैं उसका चयन करते हैं कि आप कौन सी विधि से पढ़ाएंगे, ठीक है। विधियां जैसे कि प्रदर्शन आप करते हैं ना, कुछ टीचिंग एड लेकर के जाते हैं तो प्रदर्शन विधि होती है। और इसके अलावा आप साथ साथ में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नोत्तर प्रविधि आ गई, ठीक है। और इसके अलावा आप व्याख्यान भी देंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे जो टीचिंग एड लेकर के गए हैं, तो प्रदर्शन भी हुआ, व्याख्यान भी हुआ, प्रश्नोत्तर भी हुआ, ठीक है। इस तरह से आप चलते हैं। और भी कई विधियां आप एक ही लेसन प्लान के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन देंगे जब उसकी, तो विधियां और प्रक्रिया का निर्धारण कि किस प्रोसेस से चलेंगे उसका निर्धारण किया जाता है एक दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो एक डेली लेसन प्लान में क्या होता है, हम उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं, पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करते हैं और उसके बाद प्रस्तुतिकरण के लिए विधियों और प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। तो ये है बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना। अब स्टूडेंट्स, जो अगली हमारी डेफिनेशन है वो है एन.एल. बोनसिंग की। इनका नाम अभी ऊपर भी आ चुका है, कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना मैम ने 2 बार लिख दिया है। देख लो यहाँ पे, ये आपके सामने है एन.एल. बोनसिंग। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पाठ योजना के बारे में बताया है और यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में कुछ अलग चीज़ों को हमें बताया है। देखो, पाठ योजना का अर्थ उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है। यहाँ क्या करते हैं, ये यहाँ पे पाठ योजना के विषय में बताते हुए साधनों की बात करते हैं। साधन मतलब हम कैसे पाठ को बना करके डिलीवर करेंगे, उन साधनों का वर्णन है जिनके प्रयोग से एक निश्चित समय में लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। लक्ष्य मतलब शिक्षण कराना, बच्चे को अधिगम कराना। तो हम उन साधनों का प्रयोग करके किस तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति संभव कर सकते हैं, ये ही है पाठ योजना, ठीक है। चलिए, ये परिभाषाएं, 4 परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ये कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व की। तो पाठ योजना की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है या हमें क्या फ़ायदा मिलता है इस पाठ योजना को तैयार करने का, और इम्पोर्टेंस क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ है, जैसा कि अभी हमने परिभाषा में भी पढ़ा कि ये क्या करता है, ये शिक्षक को विषय के संबंध में संगठित, व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से चिंतन व मनन करने के लिए प्रेरित करता है। जो टीचर है उसको जो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है उसके संबंध में उसके पास जो नॉलेज है उसको संगठित करने, उसको व्यवस्थित करने और उसको क्रमबद्ध रूप से सेट करके, यानी क्रमबद्ध रूप में उसको लगा करके फिर उस पर चिंतन करना और मनन करना, उसके लिए उसको प्रेरित करता है। आप एक देखिए एक चीज़, जैसे मैंने आपको अगले दिन जो पढ़ाना है तो उसके बारे में मैं क्या करूँगी, उसके बारे में पूरी तरह से एकदम प्रिपेयर होकर के जाऊँगी। भी कहीं से भी बच्चा मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो हर एक एंगल से मुझे उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। तो इसके लिए जब हम तैयारी करते हैं ना किसी चीज़ की, मान लो आप इंटरव्यू ही समझ लो, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम कितना कुछ तैयार करके जाते हैं कि ताकि हमसे कोई भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसका प्रश्न का आंसर हम अच्छे से दे सकें। तो ऐसा ही होता है शिक्षक के साथ। शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाए तो उसका शिक्षार्थी उससे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है उसके बारे में वो एक दिन पहले ही चिंतन मनन कर लेता है और फिर उन प्रश्नों का उत्तर भी साथ में लेकर के जाता है कि जब मेरा विद्यार्थी मेरे से ये प्रश्न पूछेगा तो उत्तर तैयार है, मैं ये उत्तर दूंगा। मतलब वो इतना टैलेंटेड होता है, इतना उस विषय पे कह लो या जो पाठ पढ़ाने जा रहा है, जो लेसन पढ़ाने जा रहा है उस पर इतनी कमांड बना करके जाता है चिंतन मनन करके कि चाहे प्रश्न कैसा भी होगा उसे विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर आता ही होगा, ठीक है। और अगर नहीं आता होगा तो सोचो ना, उसकी फिर जो पोजीशन है वो डाउन हो जाएगी। तो उसके मन में एक चीज़ होती है कि मैं खुद से पूरी तरह से पाठ तैयार करके जाऊँगा जिससे कि मुझे कक्षा में पढ़ाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बच्चे अगर मुझसे कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनको सेटिस्फाइड, संतुष्ट कर पाऊँगा। उसके बाद शिक्षक को पाठ से संबद्ध लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत करना। अच्छा, शिक्षण क्यों कराया जाता है? क्योंकि हमें शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, इसलिए।
तो ये जो पाठ योजना है ये क्या करती है, ये शिक्षक को जो उसके लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में शिक्षक को प्रयासरत रखती है, उसको लगाए रखती है। इसके बाद क्या है, शिक्षक को पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायता करना। तो ये पाठ योजना क्या करती है, शिक्षक को ये जानने में मदद करती है कि उसके बच्चों को पूर्व में कितना पता है, पहले से कितना पता है, और अब वो जो नवीन ज्ञान कक्षा में लेकर के गया है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ने का काम सिखाती है। आप ये देख लीजिए, आप पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना बनाते हो ना, क्यों बनाते हो प्रस्तावना? प्रस्तावना इसीलिए तो बनाई जाती है कि उसके थ्रू हमें वो जो 4-5 प्रश्न पूछते हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को कितना पता है। और अब हमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है तो वो हम उससे क्या करते हैं, अपना लेसन प्लान शुरू कर लेते हैं कि ठीक है बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से शिक्षक को जो पूर्व ज्ञान है उसके साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने में ये पाठ योजना मदद करती है। इसके साथ ही शिक्षक को कठिन विषय वस्तु को सरल बनाने में भी मदद करती है। जैसे कोई टिपिकल कोई टॉपिक है जो लगता है कि जिसको पढ़ाना या समझाना बच्चे को अधिगम कराना बहुत ही मुश्किल है, तब पाठ योजना के थ्रू आप क्या करते हो, उसको इजी बनाते हो, उसको टुकड़ों में बांटते हो। कैसे इजी बन जाती है कोई भी कठिन वस्तु या विषय वस्तु बालक के लिए, तो इसको ऐसे समझ लो। एक तो सबसे पहले कि आपने पूरे पाठ को एक ही बारी में नहीं पढ़ाना, आपने उसे पार्ट्स में पढ़ाना है, इकाइयों में बांट करके पढ़ाना है, तो आपने उसको टीचिंग पॉइंट्स में बांट करके पढ़ाना है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के लिए जब टुकड़ों में उसको ज्ञान प्राप्त होगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर हम पाठ योजना के अंतर्गत क्या करते हैं, टुकड़ों में पढ़ाने के बाद बच्चों को लास्ट में जा करके जब शाम सार करते हैं या पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं तो वहाँ उन जो 3-4 टुकड़ों में हमने पढ़ाया उसको इकट्ठे होने का भी तो काम करते हैं। यानी पहले हमने इजी बनाने के लिए उसको पार्ट्स में सिखा दिया, और अब चेक करने के लिए कि कहीं वो पार्ट्स में ही ना रह जाए, अब उसको लास्ट में क्या करते हैं, शामपट सार और पुनरावृत्ति प्रश्न में इकट्ठा करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में भी सारे में से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कठिन विषय वस्तु है, जो बच्चे के लिए टफ कंटेंट है, वो भी इजी बन जाता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक मुश्किल है उसको पढ़ाने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं पाठ योजना में। हम टीचिंग एड बनाते हैं, हम मॉडल बनाते हैं, हम अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट लेके जा सकते हैं जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर वो उसको सीधा डायरेक्ट ले जाया जा सकता है तो हम उसको वहाँ ले जाते हैं। या मान लो बच्चे को वहाँ तक ले जाया जा सकता है, अगर चीज़ वहाँ तक नहीं आ सकती, वो वस्तु वहाँ तक नहीं आ सकती, तो हम बच्चे को वहाँ लेके जा सकते हैं, तो वो ऐसा करते हैं। तो इन सब से क्या होता है, जो कठिन विषय वस्तु है वो एकदम ईजी हो जाती है, सरल हो जाती है, और पाठ योजना के द्वारा ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। इसके अलावा शिक्षक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करने में सहायक। देखिए, जब मैं तैयार होके जाऊंगी ना किसी पाठ को पढ़ाने के लिए आपकी कक्षा में, तो मेरे में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो भी प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे, जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स होंगी, मैं उस पर पूरी तरह से ऑलरेडी तैयार होकर के आई हूँ, प्रिपेयर होकर के आई हूँ, चिंतन मनन करके आई हूँ। मेरी इस लेसन पे पूरी कमांड है, आप जहाँ से मर्जी कोई प्रश्न पूछ लो, मैं आपको सेटिस्फाइड कर दूंगी। तो ये चीज़ कैसे दिखेगी आपको, ये चीज़ आपको मेरे कॉन्फिडेंस के रूप में दिखेगी, मेरे में आत्मविश्वास आ जाएगा। तो ये पाठ योजना क्या करती है, अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करने में, विकसित करने में बहुत ही मदद करती है। ठीक है, तो ये है इसका आवश्यकता और महत्व। अभी और पॉइंट्स हैं इसमें। शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करना। तो ये जो शिक्षण कार्य है, अगर पाठ योजना बनी होती है ना, तो जो शिक्षण कार्य है, जो टीचिंग वर्क है, वो सही दिशा में ही चलता रहता है। हमें पता है कि हमारा पहला स्टेप क्या है, हमारा दूसरा स्टेप क्या है, फिर आगे क्या करना है, फिर आगे क्या करना है। इससे कक्षा का ध्यान कह लो या फिर शिक्षक का ध्यान कह लो, कंटेंट से हटता नहीं है, सभी एक निश्चित दिशा में काम करते हैं। अध्यापक का ध्यान भी नहीं भटकता और इसके साथ साथ ही क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ध्यान नहीं भटकता, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहती हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण क्रिया को सरल, स्पष्ट व प्रभावी बनाने में सहायक। देखिए, जो ये पाठ योजना है वो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीचिंग कैसे इफेक्टिव होगी, अब जैसे मान लो मुझे क्लास में जा कर के जो पढ़ाना है उसकी मैंने पूरी तैयारी कर ली है, एक दिन पहले अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी जो टीचिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी ना, बजाय इसके कि मैं बिना प्रिपेयर हुए क्लास में आ गई और पढ़ाने लग गई।
आपने कोई प्रश्न पूछा, मुझे आता ही नहीं था, उसका उत्तर मैंने बोला मैं कल बताऊंगी, तो वो शिक्षण प्रभावी होगा, या जिसमें मैं चिंतन मनन करके पूरी तरह से तैयार होकर के गई हूँ वो शिक्षण प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ये पाठ योजना हम बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जैसे विकासात्मक प्रश्न डालते हैं तो बाद में बोध प्रश्न भी डालते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को पहले से कुछ नहीं पता है तो जब हम पढ़ा देंगे, यानी हम कथन बोल देंगे, कथन बता देंगे, तो उसके बाद हम बोध प्रश्न पूछेंगे, तो इससे क्या होगा, जिनको नहीं पता था पहले, अब हमारे पढ़ाने के बाद तो पता चल ही जाएगा और साथ में चेक भी हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं है, जुड़वा बच्चों में भी भिन्नता होती है, भले ही शक्ल ही समान हो। तो यहाँ पे ये पाठ योजना हमें बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता करना सिखाती है। हम प्रत्येक तरह का प्रश्न बनाते हैं ना, हम उसमें बोध प्रश्न में, हम विकासात्मक प्रश्न भी बनाते हैं जो कि इंटेलिजेंट के काम आएगा, क्योंकि वो उसकी चिंतन मनन शक्ति, जब तक पाठ पढ़ाया नहीं और उससे प्रश्न पूछ लिया, यानी उससे पहले से कितना पता है, वो क्या करेगा, अपनी तर्क शक्ति लगाएगा, कल्पना शक्ति लगाएगा, चिंतन शक्ति लगाएगा और फिर उत्तर दे देगा। तो प्रतिभाशाली के लिए अगर हमारी पाठ योजना में विकासात्मक प्रश्न है, तो जो एवरेज स्टूडेंट है या जो थोड़ा स्लो लर्नर है उसके लिए बोध प्रश्न भी है कि चलो उसको पहले से नहीं आता, तो जब हम कथन बोल देंगे तो उसके बाद हम जब बोध प्रश्न पूछेंगे तब उसको आता होगा, सुन करके तो आता ही होगा या पढ़ करके तो आता ही होगा। और इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, हम लास्ट में उसका टुकड़ों में जो उसको पढ़ाते हैं, 3-4 पार्ट्स में पढ़ाते हैं, तो लास्ट में क्या करते हैं, शामपट सार, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन में भी वस्तुनिष्ठ भी पूछते हैं, खाली स्थान भरो वाले भी पूछते हैं, सही गलत वाले भी पूछते हैं। इस तरह से हम व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके शिक्षण क्रिया को सरल, स्पष्ट व प्रभावी बनाने में सहायता करना। इसके अलावा ये क्या है, सफल शिक्षण की आधारशिला है। आधारशिला का मतलब क्या होता है बच्चों, आधारशिला मतलब आधार होना। तो सफल शिक्षण यानी एक अच्छे शिक्षण के लिए, एक सफल शिक्षण के लिए पाठ योजना एक नींव की तरह काम करती है। अगर आपकी पाठ योजना बहुत ही अच्छे तरीके से निर्मित की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे एंगल से सोचते समझते हुए आपने अपने पाठ को या पाठ योजना को तैयार किया है, तो इसका मतलब आपकी जो टीचिंग होगी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। आपका जो टीचिंग है या आपका जो शिक्षण है वो सफल होगा, डेफिनेटली सफल होगा। तो ये है बच्चों पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान कह लो या डेली लेसन प्लान कह लो। चलिए, आज की जो कक्षा है उसमें हमने कुछ चीज़ें डेली लेसन प्लान के बारे में जान ली हैं, अभी कुछ बातें और हैं जिनको हम जानेंगे अब अगली कक्षा में। जय हिंद, टेक केयर।